Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are gonna discuss medical research. So if you are new to my channel, so do subscribe, share and like my videos. So let's start with the definition. What is research? Research is a logical, systematic search for new and useful information on a particular topic. Research is planned activity leading to generation of information that will help in answering a specific question. तो रिसर्च बेसिकली क्या है, एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक रिसर्च है जिसमें आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप एक न्यू इन्फॉर्मेशन उस पर सर्च आउट करते हैं, यानी कि फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो रिसर्च जो होती है एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है. इसमें क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी ऑलवेज, और इससे क्या होगा कि जो आप क्वेश्चन फाइंड आउट करना चाहते हैं या जो आपके मन की क्वेरी है उसका आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो रिसर्च होती है आपकी दो टाइप की. फर्स्ट इज़ कन्वेंशनल, सेकेंड इज़ अनकन्वेंशनल. तो जो कन्वेंशनल स्टडीज़ होती है उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडीज़ आती हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ क्या होती है, ये एक तरीके की ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है. इसमें क्या होता है कि जो पैटर्न है डिजीज़ अकरेंस का इन रिलेशन टू द वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल्स आपके यानी पेशेंट है और टाइम है, प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग जो डिजीज़ हो रही हैं उसकी अकरेंस क्या हो रही है, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव. और एनालिटिकल क्या होती है, ये आप तब करते हैं, ये भी एक तरीके का ऑब्जर्वेशनल ही है स्टडी. इसमें आप क्या करेंगे कि कोई पेशेंट है उसका एक्सपोजर डिजीज़ से कैसे हो रहा है और क्या आउटकम आ रहा है, तो ये आपको पता करने के लिए आप एनालिटिकल स्टडीज़ करते हैं. अनकन्वेंशनल जो है वो आजकल काफ़ी कॉमन है. ठीक है, इसमें ऑपरेशनल रिसर्च, इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सिस्टम, इकोनॉमिक स्टडीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च आती है, रिसर्च सिंथेसिस आते हैं. ये अनकन्वेंशनल रिसर्च मेथड्स हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिसर्च के? तो प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, जिससे आपको न्यू फैक्ट मिले. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करें और टेस्ट करें जो आपके नए इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं उन्हें. ठीक है, और टू एनालाइज एन इवेंट और प्रोसेस और फिनोमिना टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अब आपको क्या करना है, कोई इवेंट हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है या कोई फिनोमिना हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए भी आप रिसर्च करते हैं कि किस वजह से हो रहा है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है. ठीक है, फिर आपको न्यू साइंटिफिक टूल्स डेवलप करने हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं या थ्योरीज डेवलप करनी है ताकि आप सॉल्व कर सके, यानी साइंटिफिक जो आपकी और नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स है आपकी, आप उसको सॉल्व कर सकें और समझ सकें. ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक या साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक या सोशल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं. ठीक है, और टू ओवरकम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स अकरिंग एवरीडे लाइफ. और जो एवरीडे लाइफ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम उसे कैसे ओवरकम करें, कैसे सॉल्व करें, उसके लिए भी रिसर्च की जाती है. देन बेसिक्स ऑफ RM इन रिसर्च, मेडिकल रिसर्च. ठीक है, RM रेफर्स टू रिसर्च मेथड्स इन मेडिकल रिसर्च. ठीक है, तो एवरी पेशेंट की, देखिए आप जानते हैं हर एक पेशेंट हर एक तरीके से अलग है. ठीक है, वो डिज़ीज़ भी हर एक अलग अलग पेशेंट है तो उन्हें अलग अलग डिजीज़ेज होंगी और वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे हर एक टाइप के ट्रीटमेंट को. तो ठीक है, एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर 90% ऑफ पॉपुलेशन में नॉट वर्क फॉर अदर 10, दस मेडिसिन इज सेड टू बी इनहेरिटेंटली एक्सपेरिमेंटल. अब जो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है यानी कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन को आप एक तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं. ठीक है, बट ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि बाकी जो 10% की पॉपुलेशन है अगर आप उसे भी वो ट्रीटमेंट दे तो वो ठीक हो जाए. तो इस वजह से भी मेडिसिन आपकी एक्सपेरिमेंटल के अंदर आ जाती है. ठीक है, और जो आपके मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट होते हैं उनको भी मॉनिटर किया जाता है. ठीक है, उन्हें भी ज़रूरत होती है कि वो मॉनिटर किए जाएं, वैल्यूएट किए जाएं टाइम टू टाइम. ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या वो स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए या फिर पेशेंट इन जनरल के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं, यानी कि कुछ ही पॉपुलेशन के लिए इफ़ेक्टिव है या सब के लिए है, ये जानने के लिए. ठीक है, तो ये एक फंक्शन है आपका मेडिकल रिसर्च का. इवन द बेस्ट प्रोवन प्रोफाइलेक्टिक. ठीक है, जो आपकी बेस्ट प्रोवन प्रोफाइलेक्टिक है, प्रोफाइलेक्टिक मतलब कि जो आपके
डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए यूज़ किए जाने वाले मेथड्स हैं, डायग्नोस्टिक हैं या थेरेप्यूटिक मेथड्स हैं, ये भी क्या होता है कि ये भी कंटिन्यूसली चैलेंज होते रहते हैं थ्रू रिसर्च, कि उनकी एफिकेसी देखनी है, एक्सेसिबिलिटी देखनी है, क्वालिटी देखनी है, तो टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें भी रिसर्च में आती चली जाती हैं, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है रिसर्च का, कि आप न्यू ट्रीटमेंट डेवलप करें, ठीक है। स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन डिवाइसेस होते हैं आपके, और सर्जिकल टेक्निक्स होती है, क्योंकि डेवलपमेंट होता जा रहा है तो न्यू चीज़ें, न्यू थिंग्स आती जा रही है। इन अदर वर्ड्स, पर्पस क्या है मेडिकल रिसर्च का, इसमें आपको इन्वॉल्व करना है ह्यूमन सब्जेक्ट को, ताकि आप डिजीज़ को होने से रोक सकें, या फिर आप उसका इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट दें कि वो ठीक हो जाए, ना हो डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर इतने अच्छे हों, और आपको क्या समझ, जो उसकी इटियोलॉजी और पैथोलॉजी जो है उस डिज़ीज़ की, वो भी समझ आ जाए, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हैं आपके मेडिकल रिसर्च के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रिसर्च, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च को आप प्लान करेंगे, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, फिर आप क्या करेंगे, रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे अपने रिसर्च क्वेश्चन को, यानी कि लिटरेचर रिव्यू, यानी कि आज से पहले क्या कभी उस टॉपिक पे रिसर्च हुई है, रिसर्च कंडक्ट हुई है, या फिर या उस टॉपिक को आप हर जगह देखेंगे कि क्या है वो टॉपिक के अंदर, बेसिकली आप क्या जानना चाहते हैं या आप कितना जानते हैं। फिर क्या करेंगे, आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। फिर आपको स्टडी पॉपुलेशन देखनी है और सेटिंग देखनी है कि आपको किन लोगों पे वो रिसर्च करनी है और कहाँ पे रिसर्च करनी है। फिर आप रिसर्च डिज़ाइन और मेथोडोलॉजी डिसाइड करेंगे कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। फिर एक प्रोटोकॉल लिखेंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उस डेटा को एनालाइज करेंगे और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, और उसके बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। सो फर्स्ट इज़ योर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो इसमें आपके 3 फैक्टर्स आते हैं, इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टाइज। द टॉपिक शुड बी इंटरेस्टिंग टू द इन्वेस्टिगेटर, फंडिंग एजेंसी एंड मेडिकल कम्युनिटी। अब जो आप टॉपिक ले रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो जिसमें इन्वेस्टिगेटर यानी जो रिसर्चर है उसका भी इंटरेस्ट हो, जो फंडिंग एजेंसी है उसका भी इंटरेस्ट हो, और मेडिकल कम्युनिटी का भी इंटरेस्ट हो। देन रेलेवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी। तो इसमें क्या करना है, रिसर्च को क्या हमेशा रिसर्च ऐसी चूज़ करनी है जो इंटरेस्टिंग हो। दूसरा, वो आपकी साइंटिफिक सोसाइटी से रिलेटेड हो और उसमें ही न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती चली जाए, ताकि जो आगे आने वाले आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं या फिर मेडिकल फील्ड के डेवलपमेंट है इन फ्यूचर वो अच्छे से हो पाए। देन फीजिबिलिटी यानी कि वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसे ईजिली कर सके इन टर्म्स ऑफ टाइम, मैन पावर एंड मनी, ठीक है। देन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। अब क्या करेंगे आप, इसमें आपको रिसर्च क्वेश्चन बनाना होता है। तो रिसर्च क्वेश्चन इज फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द गोल ऑफ द स्टडी। तो रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली फॉर्मल स्टेटमेंट है गोल, यानी कि आप स्टडी जो कर रहे हैं एक फॉर्मल स्टेटमेंट कि आप क्या करना चाह रहे हैं। फॉरमोस्ट अमंग दीज इज़ वेदर द क्वेश्चन इज़ इंटरेस्टिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि क्या आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है या नहीं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इन्वेस्टिगेटर इज़ जेन्युइनली क्यूरियस। और इसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आपका इन्वेस्टिगेटर है यानी कि जो रिसर्चर है वो खुद से उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो जानने की कि जो क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन फाइंड आउट उसने किया है या क्वेश्चन अराइज हुआ है वो इन्वेस्टिगेट करे उसे, और वो जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती वो तब तक मोटिवेट रहे, ठीक है। क्यूरियोसिटी इज एसेट इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलेटिंग क्वेश्चन फॉर फ्यूचर स्टडीज़, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही मेन एसेट है, यानी कि मेन टर्म कह सकते हैं आप कि क्यूरियोसिटी अगर इंसान में होगी तो ही नए क्वेश्चंस वो अराइज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी, ठीक है। थर्ड कंसिडरेशन क्या है, नॉवेलिटी फैक्टर या पोटेंशियल ऑफ द स्टडी टू कंट्रीब्यूट समथिंग, यानी कि जो आपका नॉलेज बेस है, रिसर्च स्टडी ऐसी चूज़ करनी है जो आपके नॉलेजेबल जो बेस है, यानी जो पहले से आप जिस भी फील्ड में कर रहे हैं उसी में एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो जो यूज़फुल हो, ठीक है। रेलेवेंट हो आपकी उस टॉपिक से या उस फील्ड से, ठीक है। ये वही इट शुड ऐड टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो, फ्यूचर स्टडीज़ को गाइडेंस मिले, ठीक है।
और ये हैव इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, क्लिनिकल प्रैक्टिस और हेल्थ केयर पॉलिसी, और एजुकेशन, क्लिनिकल प्रैक्टिस और हेल्थ केयर पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट आए और वो उसमें इम्प्लीमेंट हो। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, अब आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो फाइनली द आइडिया मस्ट बी एथिकल, एथिकल होना चाहिए आइडिया, ठीक है। स्टडीज दैट इन्वेड पीपल्स प्राइवेसी और क्रिएट पॉसिबल फिजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्क आर एथिकली अनएक्सेप्टेबल। एथिकली अनएक्सेप्टेबल क्या है कि लोगों की प्राइवेसी या उनको कोई रिस्क ना चले जाए, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल, कैसा भी आपको ऐसा ऐसे कोई रिसर्च चूज़ नहीं करनी है, वो एथिकली अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो गुड रिसर्च क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, वो नॉन बायस्ड होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, इंट्रीग्यूटिंग होना चाहिए, पेरिटेंट होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। गुड रिसर्च क्वेश्चन तो आप एक एक्रोनियम से याद कर सकते हैं कि वो कैसा होना चाहिए। दैट इज़ फाइनर, एफ स्टैंड फॉर फीजिबल, आई फॉर इंटरेस्टिंग टू द इन्वेस्टिगेटर, एन फॉर नोवेल, ई फॉर एथिकल एंड आर फॉर रेलेवेंट। सो यहाँ पे एक आपका पीको फॉर्मेट है जो कि काफ़ी यूज़फुल फॉर्मेट होता है आप जब एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। तो फॉर्मेट द पॉपुलेशन, दैट इज स्टैंड पी। पी में आप क्या करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को फॉर्मेट करेंगे कि आपकी आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है या आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो जिससे आपका क्वेश्चन रिलेटेड है वैसी पॉपुलेशन को आप पहले फॉर्मेट करेंगे। दैट स्टैंड फॉर पी। द इंटरवेंशन बीइंग स्टडीड, द कंपैरिजन ग्रुप एंड द आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट। फिर आप इंटरवेंशन पढ़ेंगे कि आप क्या एक्शंस लेंगे, क्या आप स्टडी मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ग्रुप्स के बीच में और आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। ऑफन टाइमिंग इज एडेड टू पीको। आप पीको के साथ हम एक टी भी ऐड करते हैं, दैट स्टैंड फॉर टाइमिंग, कि कितने टाइम में आपकी स्टडी कंप्लीट होगी, ठीक है। जैसे इन पेशेंट विद निमोनिया, वेदर ट्रीटमेंट विद एक्स कंपेयर टू ट्रीटमेंट वाई रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डेज इन द हॉस्पिटल स्टे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पीको के फॉर्मेट में आपको दिया गया एग्जाम्पल, तो पी स्टैंड फॉर निमोनिया पेशेंट, ठीक है। फिर आपका आई जो आया ट्रीटमेंट है कि आप एक्स ग्रुप को दे रहे हैं, ठीक है। देन आपका सी कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव ग्रुप आपका वाई है, ठीक है, उसको आपको कंपेयर करना है। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डेज, इसमें आप टाइम भी ऐड करें तो जो टाइम हॉस्पिटल का स्टे है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो देखना है आपको। देन डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चन, दैट इज लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम को या क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहते हैं कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में आप कलेक्ट कर सकें, जितनी भी है। लिटरेचर रिव्यू, तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी डिटरमाइन करने में, टू व्हाट एक्सटेंट द इशू एंड रिसर्च क्वेश्चन हैज़ बीन प्रीवियसली रिसर्च, कि कितना ज़्यादा वो जो आपने रिसर्च क्वेश्चन लिया है या प्रॉब्लम ली है वो इशू कितना ज़्यादा रिसर्च किया गया है पहले भी, ठीक है। आइडेंटिफाई द पास्ट रेलिवेंट स्टडीज़ एज वेल एज मेथड्स यूज, और अगर वो रिसर्च किया गया है तो कैसे उससे रिलेवेंट स्टडीज़ की, उसके साथ साथ और क्या स्टडीज़ की गई हैं, क्या क्या मेथड यूज़ किया गया है। फिर क्या करना है, आप रिफाइन करेंगे अपने रिसर्च क्वेश्चन को। उसके बाद क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट और मेथडोलॉजी को उस रेलेवेंट जो आपका टॉपिक है उससे आप फिर देखेंगे कि आपको उसमें क्या क्वेश्चन पुट आउट करना चाहिए, किस तरीके से मेथडोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए। देन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब आपको हाइपोथेसिस बनानी है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनानी है, ठीक है। रिसर्च हाइपोथेसिस इज डेवलप फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से आती है। तो आप एक फॉर्मल एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन रिसर्च स्टडी comparing treatment X versus treatment Y in patient with pneumonia, the experimental group would be treatment X and control or conventional group would be team Y। तो ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने अब एक स्टेटमेंट बनाई अपनी क्वेश्चन के बेसिस पे कि आप एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं जिसमें आप दो ग्रुप ले रहे हैं और उनको निमोनिया के पेशेंट्स के दो ग्रुप ले रहे हैं, और तो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है X और कंट्रोल ग्रुप है Y, ठीक है। तो इसमें आप उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। देन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब आपको इसमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेटिव टीम वुड बी फर्स्ट स्टेट आर रिसर्च हाइपोथेसिस। तो जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिस ग्रुप पे, वो आपका पहले स्टेट होगा, मतलब उसमें आप रिसर्च हाइपोथेसिस पहले बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक सिंगल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, यानी कि जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है एक्स का, उससे आपको इम्प्रूव फंक्शनल आउटकम भी आ सकता है।
हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं आपके डिडक्टिव, इंडक्टिव, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। डिडक्टिव वाले में क्या होता है कि आपके पास एक जनरलाइज्ड कंडीशन है, आप उससे एक स्पेसिफिक कंडीशन बना रहे हैं। लाइक कि हॉस्पिटल में हमने एक चाइल्ड को एडमिट किया तो उनको एंजाइटी होती है, काफ़ी सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या हुआ कि अगर हम चाइल्ड के साथ उसके फादर को रख रहे हैं या उसके पेरेंट्स किसी को भी रख रहे हैं, फैमिली मेम्बर को, तो उसकी एंजाइटी रिड्यूस हो रही है। दैट इज़ डिडक्टिव की एक स्पेसिफिक कंडीशन कि बच्चा इस अगर बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसे ऐसे रिलीफ मिलेगा। सो सेकेंड इज़ इंडक्टिव। इंडक्टिव में अपोजिट हो जाता है डिडक्टिव का। आप एक स्पेसिफिक कंडीशन से जनरलाइज कंडीशन बनाते हो कि एक बच्चे को एडमिट किया गया है और उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो काफ़ी एंजाइटी वगैरह फील कर रहा है, तो आप इससे एक जनरलाइज ये बना देंगे कि जनरलाइज ये थी कि आपने एक बच्चे को एडमिट किया और स्पेसिफिक थी, और जनरलाइज्ड ये बनी कि जितने भी बच्चे हैं अगर उनके साथ उनके पेरेंट्स को ना रखा गया हो तो वो एंजाइटी फील करते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सो डिसाइड द स्टडी पॉपुलेशन एंड सेटिंग। फिर आपको स्टडी पॉपुलेशन और सेटिंग को डिसाइड करना है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड द टारगेट पॉपुलेशन शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट। फिर जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो आपका स्टडी सब्जेक्ट है और टारगेट पॉपुलेशन है उसको आपको क्लियरली बताना होता है, ठीक है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया शुड बी डिसाइडेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। और शुरुआत में ही आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आप किस फैक्टर से अपने जो सब्जेक्ट है उसको इंक्लूड करोगे और किस फैक्टर से उन्हें एक्सक्लूड करोगे, ठीक है। सैम्पल साइज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जितना छोटा सैम्पल साइज़ उतनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, ठीक है। और सैम्पल साइज़ को आपको इस तरीके से चूज़ करना है कि आप की जो स्टडी है वो ईज़िली मतलब एक्यूरेटली ये दिखाई, मतलब कि जो पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं आपकी वो पॉपुलेशन एक्यूरेटली उस प्रॉब्लम को शो करे, ठीक है। डिसाइड अ वेल डिजाइंड स्टडी पुअरली एनालाइज्ड कैन बी रेस्क्यूड बाय अ रीएनालिस्ट, बट अ पुअरली डिजाइन स्टडी इज बियॉन्ड द रिडेम्पशन ऑफ इवन सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिक। अब देखिए एक वेल डिजाइन स्टडी हो रही है, ठीक है, बट आपका एनालाइजेशन काफ़ी पुअर है, ठीक है, तो उसको आप फिर भी एक तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप रीएनालिसिस करें। बट अगर आपका स्टडी डिज़ाइन ही काफ़ी पुअर है तो आप उसको कैसे भी पहले जैसा या एक इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं ला सकते। टू गेट वैलिड एंड रिलायबल आंसर टू क्वेश्चंस। अगर आपको अब रिलायबल और वैलिड आंसर चाहिए तो एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन भी आपको चूज़ करना मस्ट हो जाता है और मेथड भी, ठीक है। रिसर्च जो स्टडी डिज़ाइन है कि एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिसमें ये प्लान किया जाता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन प्लान की जाती है और फिर उसको परफॉर्म किया जाता है। सेलेक्शन ऑफ डिज़ाइन इज़ नेसेसरी कि आप किस तरीके का रिसर्च क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन पहले होता है आपके ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, केस स्टडी और केस सीरीज़, देन केस कंट्रोल, देन क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट और लॉन्गिट्यूडनल। फिर एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल में आप ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप कंट्रोल ट्रायल करते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो रिसर्च स्टडी डिज़ाइन में आता है आपके केस रिपोर्ट, केस सीरीज़, एनालिसिस ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, केस कंट्रोल स्टडीज़, कोहॉर्ट स्टडीज़ एंड रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स। सो केस रिपोर्ट जो होती हैं वो सिंगल पेशेंट की बनाई जाती है, सिंपल रिपोर्ट्स होती हैं। ये जो ड्रग इफ़ेक्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है, उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस आप बहुत अच्छे से इससे बना सकते हैं, ठीक है। लीड्स टू द ड्रग टेस्ट विद मोर रिग्योरस स्टडी डिज़ाइन। फिर इसमें आप क्या करेंगे, अलग अलग ड्रग टेस्टिंग करेंगे और इफेक्टिवनेस देखेंगे, ठीक है। और वेरी रेयर टू यूज़ मेक अ स्टेटमेंट ऑफ कॉजेशन, और काफ़ी रेयर होता है, यूज़ करते नहीं हम इतना ज़्यादा। एक्सेप्शन टू दिस इज़ व्हेन द आउटकम इज़ वेरी रेयर एंड सो कैरेक्टरिस्टिक दैट वन नोज दैट इज़ ड्यू टू द एक्सपोजर। और इसका एक्सेप्शन ये होता है कि आउटकम काफ़ी रेयर होता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मतलब वो जानता है कि मेरे अंदर जो डिजीज़ वगैरह आई हैं वो मेरे किस एक्सपोजर से आई है, ठीक है। और एक्सेप्टेड व्हेन चैलेंज सिचुएशन इज़ वेरी फैटल, और ये तभी एक्सेप्ट होती है जब जो सिचुएशन है वो काफ़ी डेंजरस होती है, फैटल होती है, ठीक है। देन केस सीरीज़ में क्या है, कलेक्शन ऑफ पेशेंट ऑल ऑफ whom have a single exposure whose clinical outcome are then evaluated and described,
ठीक है। तो जो आपका केस सीरीज़ होता है इसमें क्या करते हैं हम, पेशेंट है आपके, ठीक है, सिंगल एक्सपोजर है कि एक ही डिजीज़ से एक्सपोज्ड हैं, बट कलेक्ट मतलब उनका ग्रुप बना लेते हैं, फिर उन पे जो आपके क्लिनिकल आउटकम्स आ रहे हैं वो इवैल्यूएट होते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन होता है और डिस्क्राइब होता है, ठीक है। अल्टरनेटिवली जो केस सीरीज कैन बी कलेक्शन ऑफ पेशेंट विद सिंगल आउटकम लुकिंग एट देयर एंटीसीडेंट एक्सपोजर, ठीक है, कि जो आपके इसमें अल्टरनेट हो जाता है कि केस स्टडीज़ में आप पेशेंट को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका नॉन एक्सपोजर है और यही आपको देखना है कि उनका एक्सपोजर भी सेम है, उसके बाद जब आप उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस आ रहा है। यूजफुल फॉर क्वान्टिफाइंग द इंसिडेंस ऑफ एडवर्स रिएक्शन और वेदर अकर्स इन लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। ये आप कब करेंगे, इसमें आप मोस्टली ये जानते हैं कि जो इंसिडेंस हो रहा है उसका क्या ज़्यादातर मोस्टली एडवर्स इफेक्ट आ रहा है या फिर क्या ये ज़्यादा पॉपुलेशन को हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जस्ट प्रोवाइड क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिजीज़ ऑफ पेशेंट टू रिसीव एन एक्सपोजर। तो ये बस उनका क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन बताते हैं उन पेशेंट्स का कि जिनको एक एक्सपोजर मिल रहा है और एक डिजीज़ हो रही है। एनालिसिस ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड्स में क्या होता है कि कॉल्ड एज इकोलॉजिकल स्टडीज़, जिसको इकोलॉजिकल स्टडीज़ बोलते हैं। एग्जामिन ट्रेंड इन एन एक्सपोजर दैट इज़ प्रिज्यूम्ड कॉज एंड ट्रेंड इन अ डिजीज़ दैट इज़ प्रिज्यूम्ड इफेक्ट एंड टेस्ट वेदर द ट्रेंड कोइंसाइड। इसमें क्या करते हैं कि ट्रेंड्स इन एन एक्सपोजर दैट इज़ प्रिज्यूम्ड कॉज, ठीक है, कि आप ट्रेंड एक्सपोजर कर रहे हैं, ठीक है, इसका प्रिज्यूम कॉज है, पहले कोई पास्ट कॉज है और ट्रेंड क्या आ रहे हैं उसका भी कोई प्रिज्यूम्ड इफेक्ट है। उसके बाद आप उसको ये देखेंगे कि क्या ये ट्रेंड आज भी कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, कि काफ़ी टाइम से डिजीज़ चली आ रही है तो उसका कॉज ये है, उसका इफ़ेक्ट ये है, और आज अगर ये डिजीज़ हो रही है तो उसका कॉज और इफेक्ट ये है, तो उसके बाद आप उसको पहले से कंपेयर करेंगे। वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड लिंकेज आर ऑफन यूज्ड इन दिस स्टडीज़। तो इसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स और रिकॉर्ड लिंकेज यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप यूजफुल फॉर रैपिडली प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर और अगेंस्ट अ हाइपोथेसिस। तो ये आप तब यूज़ करते हैं कि अगर आपकी कोई एक हाइपोथेसिस बनी है या तो आप उसके अगेंस्ट में एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या उसके लिए, तो तब आप इसे यूज़ करते हैं। अनेबल टू कंट्रोल कन्फाउंडिंग वेरिएबल, आप इसमें कन्फाउंडिंग वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, लंग कैंसर माइट बी द कॉज ऑफ सिगरेट, ठीक है, कि सिगरेट्स की वजह से लंग कैंसर हो सकता है, बट चांस ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कैन स्टिल नॉट बी रूल्ड आउट। बट आप इसमें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के चांसेस को भी इंक्लूड इतना नहीं कर सकते। केस कंट्रोल स्टडीज़, compare cases with the disease that to control without disease looking for differences in the exposure, ठीक है। तो जो आपका केस कंट्रोल स्टडीज़ आता है इसमें क्या करते हैं, कंपेयर केसेस विद द डिजीज़ टू कंट्रोल विदाउट डिजीज़, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो आपकी डिजीज़ है उसको आप कैसे तो इसमें क्या करेंगे, आप एक डिजीज्ड पेशेंट्स लेंगे, मतलब डिजीज़ कंट्रोल ग्रुप और एक नॉन डिजीज्ड वाला, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि एक्सपोजर का क्या डिफरेंस उनमें आ रहा है, ठीक है। मल्टीपल पॉसिबल कॉजेज भी हो सकता है सिंगल डिजीज़ के, ये आपको इससे पता चलेगा, ठीक है। हेल्प इन स्टडिंग रिलेटिवली रेयर डिजीज़ रिक्वायर स्मॉलर सैम्पल साइज, अगर आप कोई रेयर डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो आपको स्मॉल सैम्पल साइज लगेगा इसमें, ठीक है। Informations are generally obtained retrospectively from the medical records by interview और questionnaires। तो जो इन्फॉर्मेशन आप लेंगे इसमें पेशेंट के बारे में वो आप पास्ट रिकॉर्ड से, यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड हो गया, इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनर से लेंगे। न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू वे से कैसे भी नहीं लेंगे। लिमिटेशंस क्या हैं कि जो आपकी रेट्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, यानी पहले की जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी नहीं है कि वो अभी भी रेलेवेंट हो, शायद पेशेंट में चेंज हो चुकी हो, ठीक है। एंड सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल इज़ चैलेंजिंग टास्क, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इनअप्रोप्रिएट कंट्रोल सिलेक्शन अगर आप ले रहे हैं, यानी कि आप ग्रुप मतलब ग्रुप जो कंट्रोल ग्रुप होता है अगर आपका वो अगर आप इनअप्रोप्रिएट ले रहे हैं तो इससे इनकरेक्ट कंक्लूजन आ सकता है। कोहॉर्ट स्टडीज़, कोहॉर्ट स्टडीज़ में क्या होता है कि जो आइडेंटिफाई सबसेट्स ऑफ डिफाइंड पॉपुलेशन एंड फॉलो देम ओवर टाइम लुकिंग फॉर डिफरेंसेस इन देयर आउटकम। तो आपको क्या करना है, आपकी एक डिफाइंड पॉपुलेशन है उसका सबसेट लेने हैं, ठीक है, जो उनसे सिमिलर हो और उनको काफ़ी टाइम तक फॉलो करना है और फिर देखना है कि उनके जो आउटकम्स में क्या डिफरेंसेस आते हैं,
तो इसमें आप क्या करते हैं, यूज टू कंपेयर एक्सपोज पेशेंट टू अनएक्सपोज पेशेंट। तो इसमें आप एक्सपोज पेशेंट और नॉन एक्सपोज पेशेंट को कंपेयर करते हैं, और ऑल्सो आप कंपेयर कर सकते हैं वन एक्सपोजर टू वन, और मतलब कि एक्सपोजर को भी आप कंपेयर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। या तो आप इसे प्रोस्पेक्टिवली कर सकते हैं, यानी कि इन रिलेटेड टू फ्यूचर कर सकते हैं, और रेट्रोस्पेक्टिवली पास्ट से अफेक्टेड वाले पेशेंट्स को भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा रिलायबल कैजुअल एसोसिएशन होता है वैसे, बट इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सैम्पल साइज चाहिए होता है, ठीक है, अनकॉमन आउटकम के लिए भी, और इसमें काफ़ी लंबा ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसमें कोहॉर्ट और केस कंट्रोल स्टडी का डिफरेंस होता है कि कोहॉर्ट स्टडीज़ में मोस्टली आप फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है, एक्सपोजर्स देखते हैं, और जो आपका केस कंट्रोल स्टडी है उसमें आप डिजीज़ देखते हैं। तो कोहॉर्ट वाले में आप ये देखेंगे कि जो आपका फैक्टर है वो प्रेजेंट है या नहीं है, और केस कंट्रोल में आप देखेंगे कि आपका डिजीज़ वाले केसेस प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। देन रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ये। इसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर, थेरेपी कंट्रोल करता है कि उसे किस पेशेंट को कितनी थेरेपी देनी है, वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें मेजर स्ट्रेंथ होता है रैंडमाइजेशन की, वो किसी को भी चूज़ कर लेता है। प्रॉब्लम्स इसमें आपके एथिकल इश्यूज आ जाती हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है ये, एंड दे आर नॉट ऑफ अ बिग इम्पॉर्टेंस आफ्टर मार्केटिंग। सो अब आता है आपका मेटा एनालिसिस स्टडीज़। Definition is meta-analysis has been defined as statistical analysis of a collection of analytical result for purpose of integrating the finding। meta-analysis में आप क्या करते हैं कि आपकी जो statistical analysis है आप उसका कलेक्शन करेंगे एनालिटिकल रिजल्ट्स के लिए, ताकि आप फाइंडिंग्स को इंटीग्रेट कर सकें, जोड़ सकें, ठीक है। तो यूज़ क्या होता है इसका, ठीक है, कि सोर्स ऑफ वेरिएशन कहाँ आ रहा है, कि आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे वेरिएशन कहाँ पे आ रहा है, इससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और टू प्रोवाइड एन ओवरऑल मेजर ऑफ इफेक्ट एज द समरी ऑफ दोज फाइंडिंग्स। तो आपको क्या करना है कि जो वो फाइंडिंग्स हैं उनकी समरी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल आप क्या कहते हैं मेजर दे सकते हैं। मेटा एनालिसिस इज ऑफन यूज टू असेस द क्लिनिकल इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर इंटरवेंशंस, ठीक है। मेटा एनालिसिस को मोस्टली आप यूज़ करते हैं कब, जब आपको क्लिनिकल इफेक्टिवनेस देखनी होती है हेल्थ केयर इंटरवेंशंस की, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, आप डेटा कंबाइन कर देंगे और दो या ज़्यादा रैंडमाइज कंट्रोल रेट्स देखेंगे। मेटा एनालिसिस ऑफ ट्रायल प्रोवाइड अ प्रिसाइज एस्टिमेट ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट। इससे आपको क्या पता चलता है, एक एस्टिमेट मिलता है कि आपका ट्रीटमेंट इफेक्ट कैसा चल रहा है, ठीक है, गिविंग ड्यू वेट टू द साइज ऑफ द डिफरेंट स्टडी इंक्लूडेड। तो आप क्या करते हैं इसमें, गिविंग ड्यू वेट टू डिफरेंट साइज, आप क्या करेंगे, अलग अलग आपकी स्टडी पॉपुलेशन है, आप उनको अलग अलग वेटेज देंगे। इंपॉर्टेंट स्टडीज चूजन फॉर इंक्लूजन इन मेटा एनालिसिस मस्ट बी सफिशिएंटली सिमिलर टू द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्डर टू एक्यूरेटली कंबाइन देयर रिजल्ट्स। तो जब आप मेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो जो आप इंक्लूजन क्राइटेरिया रख रहे हैं अपनी पॉपुलेशन का, वो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आप ढूंढ रहे हैं उससे काफ़ी सिमिलर होने चाहिए, उससे अपोजिट नहीं होने चाहिए। अब वेयर डज द मेटा एनालिसिस फिट इन द रिसर्च प्रोसेस? So the graphical elements of the meta-analysis such as forest plot provide a mechanism for presenting the data clearly and for capturing the attention of the reviewers. Some funding agencies now require a meta-analysis for existing research as a part of grant application to fund new research. ठीक है, तो जो meta-analysis का एक एलिमेंट है दैट इज़ फॉरेस्ट प्लॉट, तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द मैकेनिज्म कि आप डेटा क्लियरली शो कर सकें, ठीक है, और जो आपके रिव्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनका अटेंशन आप कैप्चर कर सकें। कुछ फंडिंग एजेंसीज़ को भी आजकल मेटा एनालिसिस चाहिए होता है कि वो अपनी जो एग्जिस्टिंग रिसर्च से, ताकि वो फंड ला सके अपने न्यू रिसर्च के लिए। देन कम्स योर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन is an approach to medical practice that uses the result of patient care research and other available objective evidence as a component of clinical decision making। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड क्या होता है कि इसमें आप मेडिकल प्रैक्टिसेस जो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप पेशेंट केयर रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी दूसरे ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपको वो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के साथ एक
एविडेंस मिले कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं, आपका ये डिसीजन रहा है, तो आप पेशेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आपको वो आउटकम मिल रहा है या नहीं, दैट इज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। द नीड फॉर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की क्यों चाहिए? सो काउंटिंग नंबर ऑफ डिजीज़ कि क्या कितने डिजीजेज हो रही हैं, और उसके बाद कि आपको जो थेरेपेटिक ऑप्शंस हैं उनमें कितनी ब्रॉडनेस आपको मिल रही है, ठीक है। और जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज है, यानी कि आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज है, आप उसमें अपडेटेड रहें, ठीक है, और इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऐड करें, और जो कॉम्पिटेंट यानी कि इन कॉम्पिटिशन आप रहें। देन कम्स राइटिंग द प्रोटोकॉल, ऑल द एफर्ट्स पुट इनटू प्रीसीडिंग स्टेप। अब देखिए, अब जितने भी आपने एफर्ट्स करे अभी तक, जो भी मेथड्स वगैरह यूज़ करें, तो आपको क्या करना है, उसको एक ड्राफ्ट में बनाना है रिसर्च प्रोटोकॉल के, ताकि उसमें जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है आपके रिसर्च के रिगार्डिंग वो एक कंसाइज शॉर्ट मैनर में हो, ठीक है। प्रोटोकॉल में आपका क्या आता है, बैकग्राउंड स्टडी आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, कि आप स्टडी कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एथिकल एक्सपेक्ट क्या है, स्टडी डिज़ाइन क्या है, स्टडी प्रोसीजर्स क्या है, मेथड ऑफ असेसमेंट क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और रेफरेंसेस क्या है, ठीक है। जब प्रोटोकॉल आपका रेडी हो जाता है तो एथिक्स कमेटी होती है, आपको वहाँ से अप्रूवल लेना होता है, और फिर प्रोटोकॉल के साथ जो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, मतलब एक कंसेंट फॉर्म आता है वो होता है, और अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने पड़ते हैं एथिक्स कमेटी में अप्रूवल के लिए, कि आपने लोगों से भी कंसेंट लिया है। कलेक्टिंग द डेटा, जब आपका प्रोटोकॉल फाइनलाइज हो जाता है तो डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है। अब डेटा फॉर्म्स जो हैं वो लेजिबली फिल्ड होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए। एथिकल इश्यूज़ का भी ध्यान दिया जाता है शुरू से लेकर के एंडिंग तक। जब आप ड्रग ट्रायल करते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि आप जो भी ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, या जिस भी पॉपुलेशन पे ट्राई कर रहे हैं, आप उस ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमेशा मेंटेन करें, हमेशा राइट डाउन करें, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरी स्टडी में, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। देन एनालाइज द डेटा एंड अप्लाई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। अब जो डेटा है आपको स्क्रूटिनाइज्ड करना है, यानी कि अच्छे से क्लोजली एग्जामिन करना है कि क्या उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी और एक्सटर्नल वैलिडिटी कितनी है, ठीक है। डेटा भी आप एनालाइज करेंगे ऑलरेडी, जो आपने प्लान पहले से किया है कि आपको कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग आप डेटा एनालाइज करेंगे। देन राइट द रिपोर्ट, फिर आप एक रिपोर्ट लिखेंगे। रिपोर्ट जो है वो उसमें सफिशेंटली डिटेल्ड होनी चाहिए, ठीक है, जो कि अगर रीडर जब भी पढ़ रहा है तो उसके सारे डाउट्स उससे रिमूव हो जाएं, ठीक है। और मतलब प्रॉपरली वर्डेड होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें चार्ट्स वगैरह या डायग्राम लेबल से मेंटेन होने चाहिए, ताकि मतलब जो पढ़ रहा है उसकी क्लियरिटी आप रह सकें, वरना क्योंकि आप हर जगह जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और सारे लिमिटेशंस को आपको डिस्क्राइब करना है ओपनली, कि आपने कहाँ पे क्या नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, एवरीथिंग। सो हेयर इज़ द कंक्लूजन। रिसर्च क्या है? एक आपका साइंटिफिक मेथड है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो भी इशू है या कोई प्रॉब्लम है आप उसे इजीली सॉल्व कर सकें और मोर अंडरस्टैंडेबल बना सकें, ठीक है। तो आपका रिसर्च टॉपिक जो है वो फिजिबल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नॉवल होना चाहिए, एथिकल और रेलेवेंट होना चाहिए। जो एथिकल कंसिडरेशन है उसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, और इस जो रिसर्च का रिजल्ट है वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए, किसी एक की तरफ ही नहीं होना चाहिए। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड और published. So thank you so much guys, hope you all like the video. Do subscribe, share and like my channel, and stay tuned for more videos.